Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest update. Register on our website eduriseindia.com to join our live classes. Hello and welcome to Edurise India. Dear student, myself Pushkar Kumar Chaudhary, chemistry faculty. स्टूडेंट, आज हम लोग डिस्कस करेंगे 12 का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है केमिकल काइनेटिक। 12 के बच्चों के लिए केमिकल काइनेटिक। स्टूडेंट, आप लोगों ने 11 में पढ़ा होगा केमिकल इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम। मीन्स कि केमिकल इक्विलिब्रियम जो चैप्टर में आप लोग पढ़े हैं उसमें उस चैप्टर में किस तरह का केमिकल रिएक्शन हम लोग डील किए हैं। वैसा रिएक्शन जो दोनों डायरेक्शन में हो, यानी कि फॉरवर्ड से बैकवर्ड में जाए, बैकवर्ड से फॉरवर्ड में है। मीन्स कि दोनों डायरेक्शन में जो रिएक्शन उस रिएक्शन को क्या कहते हैं? रिवर्सिबल रिएक्शन। लेकिन अब हम लोग इस चैप्टर में डील करेंगे इरिवर्सिबल रिएक्शन, वैसा रिएक्शन जो एक ही डायरेक्शन में हो। मीन्स कि फॉरवर्ड से बैकवर्ड जाए, डायरेक्शन में जाए, बैकवर्ड टू फॉरवर्ड डायरेक्शन में ना हो। इसका मतलब ये हुआ कि ये रिएक्शन कभी ना कभी तो कंप्लीट होगा। तो हम लोग को इस चैप्टर में वो डील करना है। मीन्स कि हम लोग को स्टडी करना है रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, मैकेनिज्म क्या होगा, रिएक्शन कब कंप्लीट होगा, रिएक्शन का हाफ लाइफ क्या होगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, ऑर्डर ऑफ मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन क्या है, कितने टाइम में रिएक्शन कंप्लीट होगा, कौन सा रिएक्शन है जो कि कभी कंप्लीट नहीं होगा। वैसा रिएक्शन हम लोग को, इरिवर्सिबल रिएक्शन हम लोग को इस चैप्टर में डील करना है। ओके ना? तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। केमिकल काइनेटिक में हम लोग वैसा रिएक्शन जो डील करेंगे, पढ़ेंगे, एक ही डायरेक्शन में हो। मीन्स कि इरिवर्सिबल रिएक्शन। और इसमें हम लोग स्टडी करेंगे उस रिएक्शन का रेट क्या होगा, उस रिएक्शन को के रेट को कौन कौन सा फैक्टर इफेक्ट करेगा, फैक्टर इफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन एंड मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन, टाइम पीरियड क्या होगा रिएक्शन का, ऑर्डर क्या होगा, कितने समय में वो कंप्लीट रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, मीन्स कि उसका कितने समय में वो कंप्लीट होगा। ये सारा चीज हम लोग को इसी चैप्टर में पढ़ना है केमिकल काइनेटिक के अंदर। अब आप लोग 11th में पढ़े होंगे मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन ऑर्गेनिक में। तो रिएक्शन मैकेनिज्म होता क्या है बच्चों? रिएक्शन मैकेनिज्म क्या है? तो रिएक्शन मैकेनिज्म एक पाथ प्रोवाइड करता है। मीन्स कि एक पाथ को इंडिकेट करता है जिसमें कि हम लोग स्टेप बाय स्टेप डिस्क्रिप्शन करते हैं कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स जो है प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। तो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल डायरेक्टली प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होता है, वो एक स्टेज से गुजरता है। उस स्टेज को हम लोग कहते हैं इंटरमीडिएट स्टेज या ट्रांजिशन स्टेज, और उसके बाद प्रोडक्ट बनता है। तो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, तो जो पाथ है हर एक स्टेप का डिस्क्रिप्शन ही कहते हैं हम लोग, हर एक स्टेप के डिस्क्रिप्शन को ही कहते हैं हम लोग रिएक्शन मैकेनिज्म। अगर इंटरमीडिएट ज्यादा स्टेबल होगा तो प्रोडक्ट ज्यादा अमाउंट में बनेगा, अगर इंटरमीडिएट लेस स्टेबल होगा तो प्रोडक्ट का अमाउंट लेस होगा। और इसी में हम लोग को पढ़ना है एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, कॉलिजन फैक्टर क्या होता है, एक्टिवेशन एनर्जी को कौन कौन सा फैक्टर है जो कि ये इफेक्ट करेगा। ये सारा चीज हम लोग को इसी चैप्टर में पढ़ना है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और इसी में हम लोग को एक और टर्म पढ़ना है, टॉपिक पढ़ना है, रेडियो एक्टिविटी। क्योंकि जितना भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं सब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को फॉलो करते हैं। मीन्स कि सबका ऑर्डर क्या होता है? फर्स्ट ऑर्डर। जितना भी न्यूक्लियर रिएक्शन है, तो हम लोग को इस चैप्टर में हर एक वो चीज को डिटेल्स में पढ़ना है। ठीक है ना? तो रिएक्शन मैकेनिज्म को कैसे डिफाइन करेंगे हम लोग? रिएक्शन मैकेनिज्म ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन इज अ पाथ थ्रू विच रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स कंबाइन, आपस में कंबाइन करेगा टू फॉर्म प्रोडक्ट, फाइनल प्रोडक्ट। वो पाथ है जिसके थ्रू रिएक्टेंट कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। जैसे आप लोग इसमें कहीं केमिकल इक्विलिब्रियम में एक ग्राफ आप लोग देखे होंगे, वो ग्राफ इस तरह से होता है। ये रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है और ये प्रोडक्ट है। ये कंप्लीट डायरेक्ट प्रोडक्ट में नहीं जाता है, पहले ये
एक पाथ से होकर गुजरता है, और ये पाथ ही यही स्टेज है जो कि आप हम लोग कहते हैं इसको इंटरमीडिएट स्टेज, मीडिएट, जो कि हम लोग को डिटेल्स में इसमें पढ़ना है, या ट्रांजिशन स्टेट। ये स्टेट जितना ज्यादा स्टेबल होगा प्रोडक्ट का अमाउंट उतना ही ज्यादा होगा, ये जितना ही लेस स्टेबल होगा प्रोडक्ट का अमाउंट उतना ही लेस स्टेबल होगा। तो इस जगह क्या बनेगा, फ्री रेडिकल बन सकता है, कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हो सकता है, कार्बनियन का फॉर्मेशन हो सकता है, मींस की इंटरमीडिएट आपको कार्बिन बन सकता है, इंटरमीडिएट वो है। और जितना ज्यादा इंटरमीडिएट स्टेबल होगा तेजी से रिएक्शन होगा और प्रोडक्ट का अमाउंट क्या होगा, ज्यादा होगा। तो ये आप लोग को समझ में आई। अब चलिए हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन, ऐसे आपने रेट बहुत जगह पढ़ा होगा, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट जैसे फोर्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को फोर्स कहते हैं, मींस कि टाइम के साथ मोमेंटम का चेंजिंग। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी एक्सेलेरेशन है, मींस कि टाइम के साथ वेलोसिटी में चेंज, एक्सेलेरेशन हो गया। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, मींस कि डिस्प्लेसमेंट का चेंज हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में, तो उसको भी रेट करते हैं। तो रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो गया कि कंसंट्रेशन में चेंज हो विद टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विद टाइम, या रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रोडक्ट विद टाइम। तो रेट को कैसे डिफाइन करेंगे हम, रेट ऑफ रिएक्शन मींस स्पीड ऑफ रिएक्शन, किस स्पीड से वो जा रहा है। रेट स्लो है मींस किसका स्पीड स्लो है, रेट फास्ट है मींस उसका स्पीड फास्ट है, विथ विच रिएक्शन टेक प्लेस, जिससे कि रिएक्शन हो। अब रेट ऑफ रिएक्शन, ये मेरा रिएक्टेंट है और ये मेरा प्रोडक्ट है, तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन टाइम के साथ घटेगा या बढ़ेगा, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन टाइम के साथ घटेगा या बढ़ेगा, ऑब्वियसली घटेगा। और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन टाइम के साथ बढ़ेगा, तो रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल इक्वल टू इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट टाइम इंटरवल। तो ये सिंपल हो गया रेट ऑफ रिएक्शन, कि जिस रेट से कंसंट्रेशन घटेगा रिएक्टेंट का, उसी रेट से प्रोडक्ट भी बढ़ेगा, ठीक है ना। लेकिन एक्यूरेटली हम लोग डिफाइन करेंगे, पहले क्वेश्चन हम लोग करते हैं, और क्वेश्चन से पहले हम लोग एक ग्राफ है, ये देखिए, उस जो रिएक्शन जो है रिएक्टेंट मॉलिक्यूल कन्वर्ट हो रहा था प्रोडक्ट में, तो इनिशियली प्रोडक्ट तो जीरो है, तो अगर हम इस रिएक्शन का अगर ग्राफ ड्रॉ करें हम, वाई एक्सिस पे कंसंट्रेशन और एक्स एक्सिस पे टाइम, तो इनिशियली रेट मींस की रिएक्शन का कंसंट्रेशन होगा, प्रोडक्ट तो जीरो होगा, टी इक्वल टू जीरो पे। अब जैसे जैसे प्रोडक्ट बनेगा रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन क्या होगा, घटेगा, तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन घटना स्टार्ट हुआ और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ना स्टार्ट हुआ। और एक अब आप लोग इक्विलिब्रियम में पढ़े होंगे कि सर्टेन टाइम के बाद रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन चेंज ना हो टाइम के साथ, उसी टाइम के बाद हम कहेंगे कि इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश्ड हो गया, इस्टेब्लिश हुआ। लेकिन यहां पे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट बढ़ेगा, रिएक्टेंट डिक्रीज होते होते किसी टाइम पे जीरो हो जाएगा। लेकिन उसमें केमिकल इक्विलिब्रियम में जो रिवर्सिबल रिएक्शन था, उसमें ना रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कभी जीरो हो रहा था, ना प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन कभी, इस स्टार्टिंग में जीरो था लेकिन बाद में जीरो नहीं है। तो रिएक्टेंट जिस रेट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा था, उसी रेट से प्रोडक्ट भी रिएक्टेंट में कन्वर्ट होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ना रेट का कंसंट्रेशन घटेगा टाइम के साथ, ना प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन घटेगा। तो हम कहेंगे कि ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे आ गया, मींस कि इक्विलिब्रियम पे वो रिएक्शन है। लेकिन यहाँ पे इक्विलिब्रियम वर्ड हम लोग यूज ही नहीं करेंगे, क्योंकि ये रिएक्शन तुम्हारा इरिवर्सिबल है। इरिवर्सिबल रिएक्शन एक ही डायरेक्शन में होता है, दोनों डायरेक्शन में नहीं होता है, ठीक है। अब इस पर देखिए एक क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन आपका आईआईटी में ही है, आईआईटी में आया हुआ था कि कोई रिएक्शन है AN, वो कन्वर्ट हो रहा है NB में, ठीक है ना।
इनिशियली इसका कंसंट्रेशन ए नॉट है, नंबर ऑफ मोल्स या कंसंट्रेशन ए नॉट है, तो इनिशियली क्या होगा 0। तो हमको कैलकुलेट करना है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, इसका कंसंट्रेशन हमको कैलकुलेट करना है इस पॉइंट पे, यानी कि ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे। कैसे कैलकुलेट करेंगे हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे कंसंट्रेशन कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे कि यहां पे रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन क्या होगा? तो आप लोग एक चीज देखना, यहां पे ये वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है, आपको समझाने के लिए मैंने ये दिया है कि इस पॉइंट पे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे जो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन है और प्रोडक्ट का जो कंसंट्रेशन है दोनों बराबर है, दोनों बराबर है। उसके बाद प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ गया और रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन घट गया, लेकिन ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे कंसंट्रेशन ऑफ आर का कंसंट्रेशन और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन दोनों बराबर है। चलिए इसको हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और आर का कंसंट्रेशन हम लोग निकालेंगे। तो जिस मींस कि आर का जो कंसंट्रेशन होगा, मींस कि रिएक्टेंट का जो कंसंट्रेशन होगा, प्रोडक्ट का भी कंसंट्रेशन वही होगा एट अ पॉइंट ओ पे। ओके, ए है दे रहा है एन बी, कैपिटल बी या स्मॉल बी, कोई अंतर पड़ने वाला नहीं है। इनिशियली ये ए नॉट है टी इक्वल टू 0 पे, और ये इनिशियली क्या होगा, प्रोडक्ट बनेगा नहीं तो क्या होगा 0। अब t इक्वल टू टी पे किसी सर्टेन टाइम मैंने जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे x गया, a में से x गया, तो b कितना बनेगा, nx बनेगा। अब आप देखो ग्राफ देखो, ये मेरा इनिशियली क्या था a नॉट, ये रिएक्टेंट है, ये टोटल कितना है a नॉट है, और यहां पर क्या है प्रोडक्ट, प्रोडक्ट क्या है b। इनिशियली प्रोडक्ट क्या है 0, प्रोडक्ट बनेगा और रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन घटेगा एट पॉइंट ओ, यही पॉइंट ओ है। तो एट पॉइंट ओ पे मान लो कि ये टाइम है आपका टी डैश हम कर लिए यहां पे। तो एट पॉइंट ओ पे जो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन है इक्वल टू प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन के बराबर होगा, दोनों का कंसंट्रेशन क्या है, बराबर है। तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन ए नॉट माइनस एक्स, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन एन एक्स, एक्स को आप इधर लाओ, एक्स इक्वल एक्स इंटू एन प्लस 1 इक्वल टू ए नॉट, एक्स कितना आ जाएगा, ए नॉट बाई एन प्लस 1, एक्स का वैल्यू आ गया। अब किसी में आप पुट कर लो, तो जो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन होगा इक्वल टू प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन एंड दैट विल बी इक्वल टू एन एक्स या ए नॉट माइनस एक्स, किसी में भी हम एक्स का वैल्यू रखेंगे तो बात तो बराबर होगा, दोनों से वैल्यू सेम आएगा। इसमें रखना मेरे लिए इजी है, तो आप रख दो, कैलकुलेशन कम लगेगा। एन एक्स का वैल्यू रखेंगे हम, एन एक्स कितना आया है, ए नॉट डिवाइडेड बाई एन प्लस 1, तो आंसर मेरा एट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे दोनों का कंसंट्रेशन होगा, क्योंकि एन भी हम मुझे पता है ए नॉट है, नॉन टर्म में आ गया, ठीक है। तो यहां लेकिन अब उसके बाद रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन जो है एट पॉइंट ओ पे और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बराबर है, लेकिन इसके बाद इस टाइम के बाद इसका कंसंट्रेशन घटेगा, इसका कंसंट्रेशन क्या होगा, बढ़ेगा। रेट ऑफ रिएक्शन, तो रेट ऑफ रिएक्शन को मोर एक्यूरेटली कैसे डिफाइन करेंगे, जो सब हर एक इरिवर्सिबल रिएक्शन के लिए एप्लीकेबल। तो हम लोग इसको दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। पहला मेथड है आपका कि रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट पर मोल इक्वल टू रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट पर मोल। मीन्स कि जिस रेट से ये घटेगा पर मोल, उसी रेट से ये बढ़ेगा। ये रिएक्शन एक जनरल रिएक्शन है कि जिस रेट से ये घट रहा है, मीन्स कि रिएक्टेंट ये घटेगा, उसी रेट से आपका प्रोडक्ट क्या होगा, बढ़ेगा। तो मोर एक्यूरेटली डिफाइंड एज रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट पर मोल। जिस
रेट से पर मोल के हिसाब से रिएक्टेंट घटेगा, उसी रेट से एपियर होगा प्रोडक्ट पर मोल, इज कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन पर मोल। हम लगाए ये वर्ड जरूर लगाएंगे, क्योंकि केमिकल रिएक्शन आप लोग स्टिचोमेट्री में पढ़े होंगे कि जो प्रोपोर्शन, जिस प्रोपोर्शन से रिएक्टेंट मॉलिक्यूल रिएक्ट करता है वो डिफाइन करता है आपका जो बैलेंसिंग टर्म है। जैसे N2 प्लस H2 गिव्स यू अमोनिया, N2 प्लस H2 गिव्स यू अमोनिया। तो ये रिएक्शन वैलिड कब होगा? जब ये बैलेंस होगा। मीन्स कि एट अ टाइम एक मॉलिक्यूल की बात करेंगे तो एक मॉलिक्यूल नाइट्रोजन 3 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन से रिएक्ट करके 2 मॉलिक्यूल अमोनिया दे रहा है। अगर मोल की बात करेंगे तो 1 मोल नाइट्रोजन 3 मोल हाइड्रोजन से कंप्लीट रिएक्ट करेगा और प्रोड्यूस होगा 2 मोल अमोनिया। तो यहाँ पर मोल नहीं लगाएंगे तो फिर रेट को एक्यूरेटली हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं। तो ये मेरा जनरल रिएक्शन है, ठीक है ना। इसका रेट ऑफ अपीयरेंस और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस कैसे होगा? रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, रेट रिएक्टेंट का जो रेट है वो क्या होगा? घटेगा ना, तो डिसअपीयर करेगा। और प्रोडक्ट का अमाउंट क्या होगा? बढ़ेगा, तो अपीयरेंस। तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट पर मोल यानी कि माइनस DA/dt पर मोल है, A मोल है तो पर मोल कितना होगा? A से डिवाइड करेंगे। माइनस साइन यहां लग रहा है, देख रहे हो आप, क्योंकि कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का टाइम के साथ घटेगा और कंसंट्रेशन प्रोडक्ट का टाइम के साथ बढ़ेगा। तो यहां पर हम लोग प्लस साइन के साथ चलेंगे, लेकिन जब हम रिएक्टेंट का जो रेट हम लोग डिफाइन करेंगे तो डिसअपीयर हो रहा है तो वहां पर हम लोग माइनस साइन लगेंगे। तो रेट, ये रेट हो गया पर मोल, माइनस साइन इंडिकेट कर रहा है कि रिएक्शन का कंसंट्रेशन जो रिएक्टेंट का है वो घट रहा है टाइम के साथ और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है। तो एक्यूरेटली रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट पर मोल इक्वल टू रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट पर मोल। दैट मीन्स कि ये और ये दोनों आपस में बराबर होगा। तो ये मेरा हो गया, इसको दोनों को इक्वेट कर दिए। तो ये मेरा एक फर्स्ट मेथड है जिसे कि रेट को हम लोग डिफाइन किए। दूसरा मेथड होगा लॉ ऑफ मास एक्शन, आप लोग पढ़े हो। हम लोग दूसरा जो मेथड है रेट का उसको हम लोग डिफाइन करेंगे इन टर्म्स ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है ना। और दोनों को कंबाइन कर देंगे तो रेट का जो फॉर्म होगा डिफरेंशियल, उसी को कहते हैं डिफरेंशियल रेट लॉ इक्वेशन। तो चलिए अभी हम लोग इस पे और भी बहुत सारा चीज हम लोग को जानना है। ये कंसंट्रेशन जो हम लोग इस तरह से ब्रैकेट में यूज करते हैं, ये कंसंट्रेशन क्या है? मोलारिटी को, स्टैंडर्ड कंसंट्रेशन हम लोग किसको लेके चलते हैं? मोलालिटी को नहीं, नॉर्मलिटी को नहीं, मोल फ्रैक्शन को नहीं, मोलालिटी को लेकर चलते हैं। मोलारिटी को कैपिटल एम से जिसको रिप्रेजेंट करते हैं, मोल पर लीटर। मोलारिटी क्या होता है? मोलारिटी क्या होता है बच्चों? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 liter ऑफ सॉल्यूशन। इट इज ऑल्सो नोन एज मोलर एक्वस सॉल्यूशन। मोलारिटी डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। एज टेम्परेचर चेंज, मोलारिटी चेंज। एज टेम्परेचर चेंज, नॉर्मलिटी चेंज। एज टेम्परेचर चेंज, परसेंट बाय वॉल्यूम चेंज। एज टेम्परेचर चेंज, परसेंट बाय स्ट्रेंथ चेंज। मीन्स कि जिस टर्म में, जिस के एक्सप्रेशन में वॉल्यूम टर्म है वो सारा टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा और टेम्परेचर के चेंज होने पे वो सारा टर्म भी चेंज होगा, ठीक है ना। तो ये जो हम लोग ब्रैकेट में यूज करें वो स्टैंडर्ड कंसंट्रेशन है, वो क्या है? मोलारिटी है, ठीक है। माइनस साइन यहां पर लगाए हम डिसअपीयरेंस में, तो क्यों लगाए हैं? तो यहां पर आप लोग एग्जैक्टली देख लो कि साइन इंडिकेट कर रहा है, नेगेटिव साइन इंडिकेट कर रहा है कि रिएक्टेंट डिक्रीजेज विद टाइम। जो रिएक्टेंट का जो कंसंट्रेशन है पहले 4 मोल था, अब 2 मोल हो गया। तो जब भी चेंज हम लोग लेके चलेंगे तो फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल माइनस इनिशियल जब करेंगे तो निगेटिव आ जाएगा और उसको, उस निगेटिव को पॉजिटिव करना है तो ऑलरेडी एक हम निगेटिव साइन लगाना पड़ेगा, तब जाके वो पॉजिटिव होगा। तो इसलिए हम लोग माइनस साइन यूज करते हैं। लेकिन प्रोडक्ट के केस में क्या होगा? प्रोडक्ट स्टार्टिंग में तो कम होगा, स्टार्टिंग में तो 0 होगा। अब जैसे जैसे टाइम ड्यूरेशन बढ़ेगा प्रोडक्ट का भी अमाउंट बढ़ेगा, तो जो उसका चेंज लेंगे फाइनल माइनस इनिशियल, चेंज हमेशा होता है फाइनल माइनस इनिशियल, तो जब चेंज लेंगे तो वो हमेशा पॉजिटिव होगा। तो उस पॉजिटिव में फिर हम नेगेटिव साइन ऐड नहीं करेंगे, ठीक है ना। अब यहां पे dx/dt
रेट ऑफ रिएक्शन को दो तरीके से हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं, और वो दो मेथड क्या है, एक इंस्टैंटेनियस रेट हो गया और एक हो गया एवरेज रेट। तो ये dx/dt जब t टेंडिंग टू 0 होगा तो उसको हम कहते हैं इंस्टैंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। इंस्टैंटेनियस मीन्स एक फ्रैक्शन ऑफ टाइम पे, एक टाइम पे हमको रेट चाहिए। तो इसका ग्राफ से अगर हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, हम तो ग्राफ से रिप्रेजेंट करेंगे तो कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में अगर इसका ग्राफ को इंस्टैंटेनियस रेट को अगर रिप्रेजेंट करेंगे तो ये मेरा इस फ्रैक्शन ऑफ टाइम पे जो कंसंट्रेशन का जो चेंज होगा माइनस dx/dt उसको कहेंगे इंस्टैंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। इसका मतलब क्या हुआ कि इंस्टैंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन को हम लोग ग्राफ से अगर रिप्रेजेंट करना होगा तो मोर एक्यूरेटली हम लोग ऐसे कर सकते हैं। अब ये ज्यादा क्लियर नहीं होगा, अब इसको हम लोग और क्लियर करेंगे जब एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन को डिफाइन करेंगे। तो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन एक इंटरवल होता है, इंटरवल में चेंज वो आप लोग देखो डेल्टा x/Δt, ये हो गया एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। अब ये मेरा कंसंट्रेशन है टाइम के साथ घट रहा है रिएक्टेंट का। एट t1 टाइम पे A1 था, t2 टाइम पे A2 है, मींस कि ये ड्यूरेशन इंटरवल में हमको एवरेज रेट निकालना है। तो क्या हो जाएगा, एवरेज रेट फाइनल माइनस इनिशियल A2 माइनस A1, तो ये तो ऑलरेडी निगेटिव होगा ही, डिवाइडेड बाई T2 माइनस T1। तो ये मेरा जो देगा वो क्या होगा, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। और A2 माइनस A1, A2 कम है A1 ज्यादा है, ये क्वांटिटी क्या होगा, निगेटिव। अब इस निगेटिव क्वांटिटी को पॉजिटिव करना है तो हम क्या करेंगे, एक निगेटिव साइन यूज कर देंगे। तो ये मेरा जो टाइम इंटरवल है उस ड्यूरेशन में जो हम रेट निकालेंगे उस रेट को इंस्टैंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन नहीं कहेंगे, उस रेट को क्या कहेंगे हम, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। तो क्वेश्चन में आपको दोनों तरीके से पूछेगा, आप है क्वेश्चन आप पूछता है कि एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा और इंस्टैंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा। तो ये आपका जो ग्राफ है वो है एट एक सर्टेन टाइम पे रेट क्या होगा, 2.5 सेकेंड पे रेट क्या होगा, तो वो हो गया इंस्टैंटेनियस रेट। और अगर कोई पूछा क्वेश्चन कि 5 सेकेंड से 8 सेकेंड के बीच में या 4 सेकेंड से 6 सेकेंड के बीच में उस रिएक्शन का रेट क्या होगा, तो एक ड्यूरेशन हो गया, एक टाइम ड्यूरेशन हो गया। उस टाइम ड्यूरेशन में जो रिएक्शन का रेट हम लोग डिफाइन करेंगे उसको हम लोग किससे डिफाइन करेंगे, एवरेज रेट। और एवरेज रेट को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, डेल्टा dx/dt एट सर्टेन टाइम, और एवरेज मींस कि एक टाइम इंटरवल। क्लियर। चलिए अब नेक्स्ट, यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। अब आप लोग को इस चैप्टर में बहुत सारा चीज पढ़ना है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर का टाइम पीरियड क्या होगा, फर्स्ट ऑर्डर का हाफ लाइफ क्या होगा, उसका एवरेज लाइफ क्या होगा, सेकेंड ऑर्डर का क्या होगा, nth ऑर्डर का क्या होगा। तो अब जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर मीन्स कि कोई भी ऑर्डर हो तो रेट का जो यूनिट होगा वो ऑर्डर पे डिपेंड नहीं करता, लेकिन जो रेट कांस्टेंट है वो ऑर्डर पे डिपेंड करता है। जीरो ऑर्डर का जो रेट का जो यूनिट होगा वही आपका रेट कांस्टेंट का यूनिट होगा, लेकिन फर्स्ट ऑर्डर का जो रेट का यूनिट होगा और रेट कांस्टेंट का जो यूनिट होगा वो डिफरेंट होगा। मींस कि जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, nth ऑर्डर का रेट ऑफ उस रेट का यूनिट क्या होगा, मोल पर लीटर पर टाइम। हम लोग टाइम यहां पर यूज किए हैं, टाइम की जगह सेकंड भी हो सकता है, इस टाइम की जगह हम मिनट भी ले सकते हैं, इस टाइम की जगह हम आवर भी ले सकते हैं, इस टाइम की जगह हम ईयर भी ले सकते हैं। तो जनरली हम लोग सेकंड ही लेकर चलते हैं कि मोल पर लीटर पर सेकंड, लेकिन रेट आपका सबके लिए सेम होगा, लेकिन रेट कांस्टेंट अलग अलग होगा।
वो डिपेंड करता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे। फिर से मैं इस इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट को फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, रेट ऑफ रिएक्शन ऑर्डर पे डिपेंड नहीं करता, लेकिन रेट कांस्टेंट डिपेंड करता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे। क्लियर? ओके। अब देखिए एक छोटा सा क्वेश्चन है कि ये जो रिएक्शन दिया हुआ है इसका रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, मींस की रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया निकालना है। रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ, रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया कैसे निकालेंगे? सिंपल क्वेश्चन। तो N2 3 मोल H2 से रिएक्ट करेगा और 2 मोल अमोनिया देगा। रिएक्शन बैलेंस्ड है कि नहीं है? बैलेंस है। और मैंने आप लोग को वेरी फर्स्ट, आप लोग जानते भी होंगे कि लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में पहला था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वैलिड तभी होगा जब वो रिएक्शन बैलेंस होगा, जब वो रिएक्शन क्लोज कंटेनर में होगा। तो रिएक्शन अगर बैलेंस नहीं है तो वैलिड नहीं है। तो पहले तो बैलेंस करेंगे। तो जो स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि एट अ टाइम 1 मोल नाइट्रोजन कंप्लीट 3 मोल हाइड्रोजन से रिएक्ट करेगा और 2 मोल अमोनिया का फॉर्मेशन करेगा। तो इसका रेट, इसके रेट को कैसे डिफाइन करेंगे? तो रेट ऑफ, ये तो मेरा हो गया रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ नाइट्रोजन, और यहां पर क्या है 1 है, तो 1/1 नेगेटिव साइन यूज करेंगे क्योंकि N2 का कंसंट्रेशन टाइम के साथ घट रहा है। तो -d N2, ये ब्रैकेट में लिखे हैं, मींस की ये कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो -d N2/dt, यहाँ 1 है तो 1/1 इक्वल टू यहाँ 3 है, तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ हाइड्रोजन पर मोल -1/3 dH2/dt इक्वल टू रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ अमोनिया। तो देखिए यहां दोनों जगह हम लोग निगेटिव साइन यूज किए हैं क्योंकि कंसंट्रेशन टाइम के साथ घट रहा है, लेकिन यहां हम लोग पॉजिटिव साइन यूज किए हैं। तो रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ अमोनिया पर मोल कितना होगा? 1/2 d ऑफ NH3/dt। तो ये मेरा हो गया रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ दिस इक्वेशन। और ये इरिवर्सिबल रिएक्शन है, मीन्स कि कभी ना कभी ये खत्म होगा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। लेकिन अगर यही रिवर्सिबल रिएक्शन होता तो रेट दोनों का इक्विलिब्रियम पे दोनों का रेट बराबर हो जाता, यानी कि रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन। ओके ना? एक क्वेश्चन है, ये दिया हुआ है रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। द कंसंट्रेशन ऑफ A डिक्रीजेस फ्रॉम 0.5 मोलरिटी टू इन 10 मिनट, कैलकुलेट रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? तो रेट ऑफ रिएक्शन, ये टाइम इंटरवल दे दिया है 10 मिनट। रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू -1/2 d कंसंट्रेशन ऑफ A by dt। पहले तो ये लिखेंगे आप, लेकिन dt मेरा इंस्टेंटेनियस रेट को नहीं रिप्रेजेंट कर, इसकी 10 मिनट एक टाइम इंटरवल है। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे? हम -1/2 डेल्टा A by t, और ये हो गया -1/2 फाइनल 0.4 है, -0.5 डिवाइडेड बाई 10। कितना आ गया बच्चों? ये निगेटिव साइन, और ऑलरेडी हम लोगों ने निगेटिव साइन लगाया है, इसीलिए लगाया है कि पॉजिटिव हो जाए। तो माइनस माइनस प्लस 1/2 इंटू 0.1 डिवाइडेड बाई 10। कितना आ गया ये? 0.05 इंटू 10 का पावर -1, यानी कि 0.005 मोल पर लीटर पर मिनट है, मिनट। ये मेरा आंसर हो जाएगा। मीन्स कि इस रिएक्शन का रेट क्या होगा? 0.005 मोल पर लीटर पर मिनट। अगर यहां सेकेंड होता तो हम यहां पर यूज करते मोल पर लीटर पर सेकेंड।
ठीक है ना। निगेटिव साइन क्यों लगा है, अगर नहीं लगाते तो क्या होता, ये निगेटिव आ जाता, तो रेट कभी निगेटिव नहीं होता है रेट। तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस पर मोल इक्वल टू रेट ऑफ अपीयरेंस पर मोल। और इसको हम लोग ग्राफ से भी देखे हैं, इंस्टेंटेनियस रेट का ग्राफ क्या है एट एक टाइम पे, और एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, एक टाइम इंटरवल है। तो यहाँ पर 10 मिनट मीन्स की 10 मिनट के इस पे हमको रेट निकालना है, ठीक है ना। 2a प्लस b गिव्स यू 3c। इसमें दिया हुआ है c का अपीयरेंस, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ c दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 1.2 इंटू 10 का पावर -4। तो मुझे निकालना क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन। तो पहले हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे डिफाइन किए हैं, रेट ऑफ रिएक्शन को डिफाइन कैसे किए हैं, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए पर मोल इक्वल टू रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट पर मोल dt। और यहां क्वेश्चन में दिया रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी विद टाइम, टाइम के साथ कितना है 1.2 इंटू 10 का पावर -4 मोल पर लीटर पर सेकेंड, मीन्स कि इतना एक सेकेंड में एपियर हो रहा है, ये वैल्यू दिए हुए हैं डीसी बाई डी टी। तो रेट क्या हो जाएगा, रेट ऑफ एपियरेंस पर मोल कितना हो जाएगा 1/3 इंटू 1.2 इंटू 10 का पावर -4, दैट विल बी इक्वल टू, ये हो जाएगा 0.4 इंटू 10 का पावर -4, और ये हो गया 4 इंटू 10 का पावर -5 मोल पर लीटर सेकेंड है ना, सेकेंड पर सेकेंड, ये मेरा आंसर हो जाएगा। तो ये जो दिया हुआ है रेट ऑफ अपीयरेंस पर मोल नहीं दिया हुआ है, केवल रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी दी हुई है, यानी कि किस रेट से अपीयर हो रहा है, यानी कि डीसी बाई डी का वैल्यू दिए हुए हैं, कितना 1.2 इंटू 10 का पावर -4। तो रेट निकालना है, तो रेट हम लोगों ने डिफाइन किया है, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट पर मोल इक्वल टू रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट पर मोल। क्लियर। अब देखो फिर से हम बच्चों इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, रेट, इसके लिए हम रेट को अगर डिफाइन करना होगा तो अभी पहला मेथड यूज कर रहे हैं कि रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट पर मोल इक्वल टू रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट पर मोल। तो ये डिसअपियरेंस है डीए बाई डी टी, -1/2 करेंगे तो पर मोल हो जाएगा, माइनस साइन क्या डिसअपियर हो रहा है, घट रहा है, ये भी इसका कोफिशिएंट कितना है 1 है, माइनस डीबी बाई डी टी, इसका कोफिशिएंट कितना है, स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है 3 है, तो 1/3 डीसी बाई डी टी। तो रेट क्या हो जाएगा 1/3 इंटू 1.2 इंटू 10 का पावर, ये वैल्यू दी हुई है, ये वैल्यू, तो 1/3 इंटू 1.2 इंटू 10 का पावर -4, 0.4 इंटू 10 का पावर -5, ये आंसर आ रेट, ओवरऑल रिएक्शन का रेट क्या होगा, तो ये इसके लिए भी होगा वही रेट, इसके लिए भी वही रेट होगा, इसके लिए भी वही रेट, ठीक है ना। अब कोई जिस रेट से रिएक्टेंट घटेगा उसी रेट से आपका प्रोडक्ट भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो यहाँ स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट मींस कि जो पर मोल नहीं करेंगे तो अलग अलग रेट आ जाएगा, और अलग अलग रेट किसी रिएक्शन का पॉसिबल नहीं है। ओके बच्चों, और ये क्वेश्चन आप लोग सेम 2 क्वेश्चन करवाए हैं, तो ये क्वेश्चन आप लोग के लिए है कि रेट ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ सी का कंसंट्रेशन में चेंज दिए हुए 1 मोल पर लीटर, तो रेट क्या होगा, जस्ट हम लोग इसके पिछले स्लाइड में किए हैं। और रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ए बी एंड डी, रेट ऑफ चेंज क्या हो जाएगा डी ए बाई डी टी माइनस में, और इसका कितना हो जाएगा
वन ये dA/dt, तो रेट ऑलरेडी निकाले हैं, तो रेट को करके हम इक्वेट कर सकते हैं। तो ये मेरा केमिकल काइनेटिक का पहला स्लाइड था बच्चों। इसमें हम लोगों ने रेट को डिफाइन किया है, एवरेज रेट क्या होता है, इंस्टेंटेनियस रेट क्या होता है, रेट का यूनिट क्या है, और रेट से रिलेटेड अभी वेरी फर्स्ट स्लाइड है। अब उसको हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में, हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग रेट को हम लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से कैसे डिफाइन करेंगे कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ईच रेज सम पावर। हर एक रिएक्टेंट जो टर्म है वो कुछ पावर से रेज होता है, उसी पावर को हम लोग कहते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मॉलिक्यूलरिटी में क्या क्या दोनों सेम है या दोनों डिफरेंट है, कैसे हम लोग करेंगे, तो ये सब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में, हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों के लिए हम लोग करेंगे। तब तक आप लोग केमिकल काइनेटिक स्टार्ट कीजिए, पढ़िए, और जो भी कमेंट होगा कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। हम लोग उसको सीरियसली हम लोग उसको फॉलो करेंगे, आपके पूरे प्रॉब्लम को हम लोग देखेंगे और उसको दूर करने की कोशिश करेंगे। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest update. Register on our website eduriseindia.com to join our live class.